वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। अगेन हम पढ़ रहे थे डिविडेंड के बारे में। तो बेसिकली हमने उसकी सारी चीजें पिछले वाले वीडियो में हमने देख ली थी, सीख ली थी। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसको खत्म कर देंगे डिविडेंड के बारे में, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। तो बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ डिविडेंड, जो चार्ज का जो बेसिस है वो सेक्शन 8 बताता है डिविडेंड की चार्जिंग के लिए। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो कहाँ पे उसको टैक्स किया जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर किया बाय द कंपनी, वो एजीएम के अंदर डिक्लेयर होता है, ठीक है, टू बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर। एजीएम में डिक्लेयर होती है, उसकी इनकम मानी जाएगी कौन से साल में, जिस साल में इसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, मान लो कि उसको डिक्लेयर कर दिया 10 अक्टूबर 2022, तो ये जो इनकम हो जाएगी 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर की इनकम मान ली जाएगी। फिर डीम डिविडेंड अंडर ए बी सी और डी, यहाँ पे जो सेक्शन हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसमें अगर कोई भी डिविडेंड आता है इस सेक्शन के अंदर, तो उसको भी कब टैक्स किया जाएगा, प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड। डिक्लेयर करने से मतलब नहीं है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको उस साल में, जिस साल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया उस साल में उसको इनकम मान लीजिए। ई की बात कर रहे हैं, जो लोन और एडवांस, जो काफी कंट्रोवर्शियल था, जो हमने उसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा, तो उसके केस में जो डीम्ड डिविडेंड विल बी द इनकम इन द प्रीवियस ईयर इट इज सो पेड, जिसमें पे किया, जैसे मान लो कि लोन पे किया ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो इस साल के अंदर मान लिया जाएगा। जिस साल में आपको लोन या एडवांस दिया गया है और वो लोन और एडवांस असेसिंग ऑफिसर को लगता है, और जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, कोई जेन्युइन ट्रांजेक्शन है और एक्सेप्शन जो हमने डिस्कस किए थे उसमें से नहीं आता, तो उसको डिविडेंड माना जाएगा कब उसको पे किया गया, तो उसी साल में उसको टैक्स किया। कई बार कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देती है, तो फाइनल डिविडेंड बाद में आता है, इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। तो इंटरिम डिविडेंड विल बी डीम टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, में जिसमें डिविडेंड को अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी टू मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू इट। जहां पे डिविडेंड को मेड अवेलेबल, कंपनी ने अवेलेबल करा दिया, डिक्लेयर कर दिया, उसी साल में उसको टैक्स होगा। अब टैक्स रेट क्या होती है, जो डिविडेंड इनकम होती है ना बेटा, वो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से, जो स्लैब रेट है, जो टैक्स रेट उस टाइम पे चल रही है, जिस साल में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे मान लो इस प्रीवियस ईयर में, तो इस साल में जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से ही टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, द नॉर्मल रेट। ठीक है, अब ये बात भी ध्यान रखना कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय ए रेजिडेंट, रिसीव्ड बाय ए रेजिडेंट, तो ये रेजिडेंट की बात हो रही है। फ्रॉम ए कंपनी, वो कंपनी डोमेस्टिक भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स के अंदर रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। एक एग्जांपल करते हैं, उससे हमें पता चलेगा। धवल है भाई, एक बंदा, वो बिजनेस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, एमडी भी है, और लगभग 65% है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ आरओपी लिमिटेड का 65% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पेशल वाला शेयर होल्डर है जो हमने पढ़ा था, यानी कि बेनिफिशियल शेयर होल्डर है, जिसको हमने स्पेशल वाले हम बोल रहे थे, वो है। फर्स्ट चीज कंफर्म होगी, क्योंकि 10% से अगर ज्यादा इक्विटी शेयर है या वोटिंग राइट है तो मान जाए, यहाँ पर कितना है 65% है, तो वो तो हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी, आरओपी लिमिटेड है, तो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, नहीं तो पब्लिक लिमिटेड होती तो उसका पूरा डिटेलमेंट, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ धवल, अब जो धवल के बिजनेस का सब्सटेंशियल पार्ट है क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का, ये अपने दम पे एक अलग से कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी दूसरी कंपनी है। तो जो पार्ट का बिजनेस है वो आरओपी लिमिटेड इस कंपनी को ही सेल करता है बेटा, जैसे किचन इक्विपमेंट इस कंपनी को ही सेल कर दिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पज आरओपी लिमिटेड जो कंपनी है वो पास एडवांस पास कर देता है फ्रॉम इस कस्टमर, कस्टमर से जो एडवांस मिला है धवल को दे देता है कि आप एक काम करो, हमें जो वर्क है, जो किचन इक्विपमेंट है आप बना के दीजिए, हम आपके लिए एडवांस देते हैं, हमारे कस्टमर से हमें मिला या हम आपको दे देते हैं। तो उसी टाइम पे असेसिंग ऑफिसर के पास चले जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, वो ये बताता है कि ये जो एडवांस मनी है धवल को मिली है वो नेचर ऑफ लोन में, ऑब्वियसली लोन ही मिला है इसको, एडवांस ही दिया है उसको, आरोपी ने दिया भी है, और उसके हिसाब से डीम डिविडेंड है विद इन द मीनिंग ऑफ रीजनल 222 ई के अंदर, क्योंकि कोई भी एडवांस
दो चीजें कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक क्लोजली हेड कंपनी होनी चाहिए और जिसको एडवांस लोन दिया है वो उसका बेनिफिशियल शेयर होल्डर होना चाहिए, दोनों चीजें उसमें सेटिस्फाइड है। तो असेसिंग ऑफिसर इन कंडीशन को देखते हुए उसने एडवांस मनी को डीम्ड डिविडेंड मान लिया और उसको कहा कि भाई आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है जो आपने डिक्लेयर नहीं करी। तो आप ये बताइए कि ये टेनेबल है कि नहीं, जो असेसिंग ऑफिसर का डिसीजन है, क्योंकि देखो कल को आप फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फेस करने वाले हो और वहां पे आपको डिसाइड करना है कि जो असेसिंग ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसने जो एडिशन किया है वो जेन्युइन है, वो लायक है या नहीं है। उसके लिए आप फाइट कर सकते हो, अपना पॉइंट रख सकते हो और असेसिंग ऑफिसर के साथ भी आप उसके ऊपर 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो। तो इस प्रेजेंट केस में धवल के पास 65% की होल्डिंग है, ठीक है भाई। तो 65% की होल्डिंग है तो इसका मतलब ये हो गया, पहली बात तो देखो एक कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी, पब्लिक का कोई इसमें रोल इंटरेस्ट नहीं है, जो 222 के प्रोविजन लगाने के लिए पहली बात है। दूसरी बात, जो ट्रेड एडवांस दिए गए हैं वो मनी ट्रांजेक्शन है फॉर द कमर्शियल ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्टेड टू गिव ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन करी गई है और उसके ऊपर बहुत सारे केस लो हमने डिस्कस करे और उस केस लो के हिसाब से ये डिसाइड किया गया है कि जो भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, उसको आप ट्रेड लोन या एडवांस, वो ट्रेडिंग लोन है, ट्रेडिंग एडवांस है, उसको आप नॉर्मल जो लोन एडवांस जो 222E के अंदर डिफाइन किया वो नहीं मान सकते। इसलिए ये जो ऑफिसर ने किया है वो टेनेबल नहीं होगा, नॉट टेनेबल होगा, क्योंकि इस प्रेजेंट केस में पेमेंट की गई धवल को बाय दिस कंपनी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल कमर्शियल बिजनेस, उसका जो कमर्शियल बिजनेस था, इसलिए इसको डीम्ड डिविडेंड ट्रीट नहीं कर सकते। होप करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको 222E का जो पोर्शन था उसकी बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। एक और करते हैं। अब एक दूसरी कंपनी MNOP प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसमें भी पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं है, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, ठीक है। पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियल लिख भी दिया है। के है एक शेयर होल्डर, के कौन है, मिस्टर के शेयर होल्डर है कंपनी का, जिसके पास 15% से ज्यादा इक्विटी शेयर है। इसका मतलब ये भी होगा कि उसके पास 10% से ज्यादा वोटिंग राइट है या 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर उसके पास आ रहे, तो हमने मान लिया कि वो एक सब्सटेंशियल बेनिफिशियल एक स्पेशल शेयर होल्डर है, जो कि 22 का ई सबसेक्शन के लिए उसके अंदर आता है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1/10/21 को लिख लेते हैं बेटा, कौन सी डेट को, 1/10/21 को कितना प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए, ठीक है। सॉरी 1 लाख रुपए नहीं है बेटा, 10 लाख है। चलो, द कंपनी लेंट 1 लाख, कंपनी ने क्या किया, 1 लाख के को दे दिए, अकाउंट पे ही बैंक से दिए है और 1/10 को दे दिया, 1/10 को ही दे दिया उन्होंने। कितना कितना दिया बेटा, इस में से 1 लाख दे दिया मिस्टर के को, मिस्टर के को मिल गया और ये कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, ठीक है। हम लिख लेते ताकि चीजें हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी। लोन वॉज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, बिजनेस से कोई ऐसा नहीं था कि आपको अब जॉब वर्क करना है, हमारा कुछ भी काम करना है, इसलिए वॉज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। और के ने क्या किया भाई साहब ने, ये जो 1 लाख रुपए का लोन लिया था ना, कब, इस डेट को, उसने अकाउंट पे चेक से ही उसी साल 30/3/22 यानी कि प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर ही रीपे कर दिया, वापस दे दिया कंपनी को। ये पकड़ो भाई अपना 1 लाख रुपीज हमें नहीं चाहिए, वापस कर दिया। अब इस बोरोवल का इफेक्ट बताना है और रीपेमेंट ऑफ लोन के और कंप्यूटेशन करनी है फॉर दिस फाइन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर ये है तो असेसमेंट ईयर कितना हो जाएगा बेटा, 22-23 के अंदर। तो देखो जो 22 का सबसेक्शन 22 का जो पार्ट ई था उसके अंदर 2 कंडीशन थी। पहले तो ये कि क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए जिसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट ना हो, वो है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इसमें बता दिया है। दूसरी चीज, जो शेयर होल्डर है वो बेनिफिशियल होना नहीं है, बेनिफिशियल होना चाहिए, मतलब इसका 10% से ज्यादा वोटिंग रेट। और यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ पे तो 15% है, तो मतलब वो चीज भी कंडीशन हो गई। अब जो इन्होंने लोन दिया है वो कोई
ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं है, ट्रेड लोन भी नहीं है, कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन भी नहीं है, वो किसी दूसरे पर्पज के लिए दिया गया, बिजनेस के पर्पज के लिए नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी की सारी इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि जो 1 लाख रुपए उसको मिले, ये क्या होने चाहिए, डीम डिविडेंड होने चाहिए। लेकिन क्या हो गया बेटा, इसी साल तो आपको लोन मिला और इसी साल आपने रिपे कर दिया। भाई मैंने कौन सा रखा है, इसको दे दिया ना वापस, तो अब भी क्या डिविडेंड इनकम मानी जाएगी? डेफिनेटली। लोन अगर एक 10 को लिया और आपने 2/10/21 को ही वापस कर दिया नेक्स्ट डे, कोई फर्क नहीं पड़ता। द सेम 1 लाख का ट्रांजेक्शन विल बी द इनकम ऑफ मिस्टर के, और मिस्टर के लिए 1 लाख रुपीज विल बी हिज डिविडेंड इनकम, विल बी डिविडेंड इनकम, और उसकी डिविडेंड इनकम मान लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। डिविडेंड का इस हिसाब से टैक्सेबिलिटी का हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, उसके टाइप पढ़े, और उसको कब उसके ऊपर टैक्स के लिए टैक्स लगता है, कब टैक्स की रेट कितनी है, और क्या क्या एग्जांपल हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। होप करता आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालें, और आप हमें बताइए कि कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सा चैप्टर आप चाहते हो कि मैं आगे कराऊं, कौन सा टॉपिक आप चाहते हो, तो उसके बारे में आप डिटेल से बता सकते हो। उसके ऊपर हम अलग से सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच।